कि आखिर एक ही धर्म गुरु पर क्यों और धर्म गुरुओं पर क्यों नहीं। आपके तो तमाम धर्म गुरु हैं जो निरंतर धर्म से खेला करते हैं, निरंतर भावनाओं से खेला करते हैं, निरंतर भारत की एकता से खेला करते हैं, निरंतर भारत के संविधान से खेला करते हैं, निरंतर भारत के सद्भाव से खेला करते हैं, लेकिन आप पर तो कार्रवाई नहीं करते। लेकिन हजारी साहब की गिरफ्तारी के बाद आपने देखा मुस्लिम समुदाय नहीं भड़का। मुस्लिम समुदाय समझ चुका है, देश का हर नागरिक किसी भी वर्ग का है वो समझ चुका है कि ये राजनीतिक खेल हो रहे हैं, कि आप जो है उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप उसी टारगेट में आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर वो टारगेट कमजोर हो गया तो न आपके पास गाने वाला रह जाएगा न बजाने वाला रह जाएगा। आप जिस तरह पहले थे वही दहलीज पर जाकर के अपने अतीत पर खड़ा हो जाएंगे कि दमन के गर्भ में क्रांति पैदा होती है। जब पीड़ा होती है तो क्रांति पैदा होती है, और जिस पीड़ा को आप जला रहे हैं याद रखिए कि ये आपको जला करके खाक कर देगी। आग का स्वभाव एक ही होता है कि वो आपको जला डालेगा। मुसलमान के राजनीतिक मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है इस देश की राजनीति। जब तक मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तब तक राजनीति हो ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, गुजरात एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको जूनागढ़ कोर्ट ने एक मामले के अंदर जमानत दे दी है, लेकिन कुछ अन्य मामलों के अंदर जमानत अभी नहीं मिली है। इसलिए मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसी को लेकर हमारे साथ विनोद राय जी हैं और पंडित जी हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कब तक मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट जमानत दे देगा और कब तक वो जेल की सलाखों से बाहर निकल कर आ पाएंगे। जिस तरह से गुजरात एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया है मुफ्ती साहब को, तो क्या लग रहा है जिस तरह से एक मामले में जमानत दे दी है कोर्ट ने, लेकिन अन्य मामले अभी लंबित हो सकता है, कुछ मामले और दर्ज कर दिए जाए मुफ्ती साहब के ऊपर और उनको चुनाव से पहले आने ही न दिया जाए, ऐसी शंका जताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हीं मुफ्ती पंडित मौलवी इन्हीं सब मुद्दों पर लड़ना चाहेगी क्या? देखिए, अब तक का जो 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो भारत विरोधी सोच, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सोच भारत विरोधी है जी। अब पहले पूरा मेरा सवाल आप सुन लीजिए। जो इसकी सोच है, सोच का जो मामला है, हर इशूज को एक सांप्रदायिक रंग देना, मौलवी मुल्ला की बात करना, धर्म गुरुओं का बात करना, अपने लोगों को उस पे चढ़ाना, हिंदू मुसलमान करने के लिए, ये तमाम इस तरह की बातें इन लोगों के द्वारा आती रहती है। अब देखिए, सवाल ये है कि जो हमारे मौलाना साहब ने तकरीर की है, तकरीर का कुछ शब्द कोट होंगे जिस पे एटीएस ने कार्रवाई किया है। बहुत अच्छी बात है। एटीएस कोई शब्दों का व्याख्या करने का समूह नहीं है। एटीएस शब्दों का व्याख्या नहीं कर सकती। एटीएस जो है केवल भारतीय दंड विधान के अभिलेख को, उसके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है। लेकिन एटीएस कैसे जान गई कि मौलाना साहब ने जो शब्द कहा है ये अपराध को बोध कराता है। अपराध को बोध कराने के लिए, अपराध में भूमिका साबित करने के लिए, अपराध के द्वारा कार्रवाई करने के लिए इसने तो समय भी नहीं दिया। ये तो आनंद फानन में जो चाहिए वो कार्रवाई कर दिया। मतलब आपका कहना है पहले वो एटीएस को नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद में गिरफ्तारी। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई। अगर जो है हमारा जो है सारा विधा भारतीय दंड विधान का, अगर उनके शब्दों में अगर अपराध बोध होता हो, अगर सांप्रदायिक रंग आता हो, अगर वो हिंदू मुसलमान पर केंद्रित हो, तो मैं कहता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल एक ही तरफ नहीं है, सवाल तो चारों तरफ है कि आखिर एक ही धर्म गुरु पर क्यों
और धर्म गुरुओं पर क्यों नहीं? आपके तो तमाम धर्म गुरु हैं जो निरंतर धर्म से खेला करते हैं, निरंतर भावनाओं से खेला करते हैं, निरंतर भारत की एकता से खेला करते हैं, निरंतर भारत के संविधान से खेला करते हैं, निरंतर भारत के सद्भाव से खेला करते हैं, लेकिन आप पर तो कार्रवाई नहीं करते। क्यों? कि दमन के गर्भ में क्रांति पैदा होती है। जब पीड़ा होती है तो क्रांति पैदा होती है। आज जिस पीड़ा को आप जला रहे हैं, याद रखिए कि ये आपको जला करके खाक कर देगी। आग का स्वभाव एक ही होता है कि वो आपको जला डालेगा। लोहा को पिघला देती है आग, आप कौन हंसती है। तो कहने का मेरा मतलब कि मौलाना साहब के साथ कोई भी किसी भी धर्म गुरुओं के खिलाफ अगर प्रशासन की कार्रवाई हो तो प्रशासन अपने कार्रवाई पर, भारतीय दंड विधान के व्यवस्था पर, उस नियम कानून पर जरूर पहले मंथन करे। इसलिए कि पहले भारत है, इसके बाद संविधान है, इसके बाद कानून है, और कानून में आप संचालन करने वाले हैं। हमको याद आ गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कोट किया था। भारत के संविधान को उन्होंने प्रथम बार अपनाया था तो उन्होंने एक कोट किया। उन्होंने कहा कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, सत्यनिष्ठ हैं तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि उनमें ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। तो हम समझते हैं कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कोट को व्यापक स्तर पर हिंदुस्तान में व्याख्या होनी चाहिए, और हर भारत का जागरूक नागरिक, हर भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को कानून का रक्षा करना चाहिए। यही समय की पुकार है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संविधान के रक्षकों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मुफ्ती साहब को जैसे ही एक मामले में जमानत मिली है, उनके ऊपर और नए मामले लाद दिए गए हैं। उन मामलों में फिर अब उनको जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है सिर्फ टारगेट सिर्फ एक धर्मगुरु को ही किया जा रहा है? ये तो पूरा देश जानता है। अब तो देश नहीं दुनिया जानती है कि आप जो है उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप उसी टारगेट में आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर वो टारगेट कमजोर हो गया तो न आपके पास गाने वाला रह जाएगा न बजाने वाला रह जाएगा। आप जिस तरह पहले थे वही दहलीज पर जाकर के अपने अतीत पर खड़ा हो जाएंगे। यही मेरा उसके संदर्भ में कहना है। जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं वो जो रैली को संबोधित कर रहे थे, उसके दौरान वो इसराइल को लेकर कह रहे थे कि आपने 30,000 से ज़्यादा मासूम लोगों को मार दिया है और आज आपका वक्त है, कल को हम कल उनको कहा उन्होंने कि आज कुत्तों का वक्त है, कल को हमारा वक्त आएगा। तो वो भारत की किसी भी अखंडता का तो बात कर ही नहीं रहे थे। तो फिर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार को भारत से ज़्यादा इजराइल की चिंता है, और इजराइल के खिलाफ बयान देने के ऊपर एक मुफ्ती को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, फिर ऊपर से नए मामले लादे जा रहे हैं रोज पर रोज। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मौलाना साहब ने जो तकरीर की वो तकरीर का संदर्भ दूसरा था, उस तकरीर के शब्दों का रूप दूसरा था, उस तकरीर में शब्दों का जो व्याख्या थी वो दूसरी थी। लेकिन हमें तो वही व्याख्या चाहिए। हमें आप कोई व्याख्या करेंगे, मैं उसको आत्मसात कर लूंगा, मैं उसको अपने में डाल लूंगा और अपने अनुसार उस पे एक एजेंडा तैयार करूंगा और एजेंडा तैयार करके प्रोपगंडा का रूप दे दूंगा और आपको जेल भेजने में मेरा भविष्य सुरक्षित है तो वो भी मैं काम करूंगा। ये जो कार्रवाई है ये भाजपा को सुरक्षित रखने वाली है, मजबूत करने वाली है। जय हिंद। जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को एक मामले के अंदर जमानत मिल गई है लेकिन दूसरे मामले उनके ऊपर लाद दिए गए हैं, तो क्या लग रहा है उनको चुनाव से पहले बाहर निकलने दिया जाएगा, नहीं निकलने दिया जाएगा? देखिए, राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। राजनीतिक मुद्दा तो है, जब भी तो गिरफ्तार किया। बिना मुसलमान के राजनीतिक मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है इस देश की राजनीति। जब तक मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तब तक राजनीति हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती है इस देश में, हो ही नहीं सकती। मैं पिछले 9 साल से देख ही रहा हूँ कि सारी राजनीति हिंदुस्तान के मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं उन सेकुलर आवामों से दरख्वास्त करता हूँ जो अपने आप को सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, वो कहाँ है?
वो इस न्याय के इस अहिंसा के खिलाफ कहाँ है? जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो लोहिया को मानने वाले लोग हैं, वो क्यों घरों में बैठे हैं? अगर वो भी कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा, उनके साथ गलत हो रहा है, फिर आप उस गलत का कहने वाले तो सभी कह रहे हैं। अभी आपने विनोद राय जी को सुना, वो भी अपने आप को सेकुलर बताते हैं, मुफ्ती साहब के समर्थन में उन्होंने अपना बयान दिया है, तो बोलने वाले तो अपने समर्थन में बयान दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, बयान देना अलग बात है। अब ये कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? सड़कों पर संघर्ष होना चाहिए ना। जिस भी आइडियोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे गांधी की, चाहे नेहरू के, चाहे अंबेडकर के, चाहे समाजवाद के, उन लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया था इस देश की अखंडता को बचाने के लिए। लेकिन आप सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके अखंडता बचाएंगे तो नहीं बच पाएगी ना आपकी अखंडता। हम देखिए, हम मजलूम हैं, हमारे साथ बयानबाजी से खड़े होने से नहीं खड़ा होया जा सकता इस देश में। आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष क्यों नहीं करते इस नाइंसाफी के खिलाफ? अच्छा, कोई संघर्ष करने वाला है नहीं। हमारे ऊपर जुल्म होगा, हम ही संघर्ष करेंगे। जुल्म तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप भी के ऊपर हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए हैं, संजय सिंह गिरफ्तार है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, तमाम जो बड़े बड़े नेता, पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व गृह मंत्री थे वो भी जेल में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो सभी लोग कर रहे हैं। कहाँ संघर्ष कर रहे हैं? वो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है और भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। और लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होती अदालतों में, मुकदमे लंबे लंबे सालों साल चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनको भी धार्मिक मुद्दों में कैसे कर देंगे ऐड? लेकिन उनके लिए संघर्ष कौन करेगा? उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी साथ में नहीं खड़ी हुई। आजम खां कब से जेल में है? न जाने कितने लोग, आप सबका नाम लिए, एक आजम खां का नाम छोड़ दिए। जो बकरी चुराने के जेल में, कैबिनेट मंत्री एक बकरी चुराने के जुर्म में जेलों में सांसद सदस्यता खत्म हो जाती, विधायिका खत्म हो जाती, पूरा परिवार जेल में। जब उसके संघर्ष में उस पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी हो पाती, वो भी अपने आप को सेकुलर कहती है। किसी और रमाकांत यादव आजमगढ़ में गिरफ्तार होते हैं, अखिलेश यादव अगले दिन पहुंच जाते हैं। कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर मुसलमान नहीं है, अब्दुल नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी पहुंच जाती है समर्थन में। लेकिन अगर अब्दुल है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने घरों में बैठी रहती है। क्या सिर्फ मुसलमानों को ही संघर्ष की इस देश के अंदर ज़रूरत है? बाकी और सेकुलर जितने भी अपना को कहते हैं देश के लोग, क्या वो संघर्ष नहीं करेंगे सड़कों पर? मैं 15 सालों से देख रहा हूँ, जिसमें 10 साल इस सरकार के भी हैं। 15 सालों से 4 लोग स्तंभ हैं जिस पे आसपास चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस, मुसलमान, राष्ट्रवाद और धर्म। पाकिस्तान भी तो है धर्म। अच्छा, सिर्फ 4। पाकिस्तान तो राष्ट्र में आ गया ना भाई, राष्ट्रवाद में। अच्छा। तो ये 4 स्तंभ हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। जी जी। जब भारत के नागरिकों ने एक आतंकवादी गोधरा हत्याकांड कराने वाला, जिसमें हत्या कराने की कोशिश, जैसा कि हमारे स्वामी निश्चलानंद जी ने, शंकराचार्य ने कहा कि उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो संजोग से उस ट्रेन से नहीं गए। तो ऐसे लोगों को जब भारत के लोगों ने वोट दिया है तो निश्चित तौर पर ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा। मैं गुजरात की बात करता हूं। गुजरात में हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं, वो गोल टोपी लगाने वाले लोग हैं, एक विशेष नाम वोहरा। तो वो लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं जी। उन्हीं को दिखा दिखा करके भारत के मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एंटी कन्वेंसी थी, ये प्रचार करने में थे कि देश को कांग्रेस लूट रही है, बेईमानी कर रही है, जिसका सोच करके इन लोगों ने दिया, तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जिस तरह में हम जो मुद्दे पर आ जाते हैं, जिस तरह मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम मुद्दे की बात ये कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करवाती है, आम आदमी पार्टी उनकी बी पार्टी रही है, उनके 3 नेता जेल में हैं, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने हो रहे हैं, उनका क्या अभी तक जांच नहीं पूरी हुई? और जांच पूरी हुई तो दोषी है, तो उनको सजा क्यों नहीं मिली? नहीं, कोर्ट फटकार तो लगा देता है, चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है, लेकिन कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है उनको। तो कोर्ट को दे देना चाहिए ना। तो यही तो बात मुफ्ती साहब के प्रकरण में हुई है। हाँ। मुफ्ती साहब को एक मामले में जमानत दे दी, बाकी 2-3 मामलों को लटका दिया। मैं यही बात कह रहा हूँ, ये कुल घूम घुमा करके जब वो आदमी सरकारी नौकरी करता है, वो सत्ता के नियंत्रण में ही रहता है। जज साहब के पास अपनी खुद की सुरक्षा नहीं है, तो जैसा लोग कहेंगे वैसा उनको करना पड़ेगा। आप मानते हैं कि अदालतें प्रभाव में है सरकार के? मुझे तो लगता है सरकार के कहने से फैसले आते हैं अदालतों में। बहुत सा पर होता है, तमाम जो है
आप देखेंगे कि जज रिटायर होकर के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो मुफ्ती साहब को सिर्फ भाजपा, जिस तरह सरकार है पूरे देश में तो भाजपा की है, तो भाजपा का प्रेशर में मुफ्ती साहब को जमानत नहीं ये तब तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा। 2024 के तक एक बलि का बकरा उनको मिल गया है। जब तक सरकार का गठन नहीं होगा तब तक ये बलि के बकरे जानबूझ के बनाए जा रहे हैं। भाई पैसा दे दे के बनाए जा रहे होंगे, हमको तो ऐसा लगता है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने जो भाषण दिया पैसे लेकर दिया होगा? ये भाषण नहीं दिया होगा, वो तो एक बहाना है उनको गिरफ्तार करने के लिए जो किया जा रहा है कि ठीक है आप तब तक जेल में रहिए, सारी सुविधाएं हम आपको मुहैया कराएंगे, क्या दिक्कत है आपको, चाहे बाहर रहिए चाहे वहाँ रहिए, और इसी बहाने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद आपने देखा मुस्लिम समुदाय नहीं भड़का। मुस्लिम समुदाय समझ चुका है, देश का हर नागरिक किसी भी वर्ग का है वो समझ चुका है कि ये राजनीतिक खेल हो रहे हैं। राहुल गांधी को नहीं जेल में डलवा देते? लोग तो कहते हैं राहुल गांधी का भी नंबर आने वाला है। डलवा के नहीं देते? डलवा के तो देखे ना, जो इनके अपने भी पार्टी वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो सारे लोग जो है वो कर रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। राहुल गांधी सपोर्ट नहीं करते, उनको जेल में कोई डलवा के देख ले, है औकात किसी की? अगर वो गुनाहगार हैं और नेशनल हेराल्ड में हैं, नवजीवन में हैं, यंग इंडिया में हैं, तो क्यों नहीं उनको जेल में डलवा देती वर्तमान सरकार? है किसी की औकात करके देख ले। क्यों गांधी परिवार इतना ताकतवर, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता? ताकतवर नहीं है, वो ईमानदार छवि के नेता है, वो लड़ रहे हैं। तो आप मानते हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया साहब ये बेईमान नेता है? बिल्कुल होंगे। हेमंत सोरेन भी सब बेईमान है? बिल्कुल है। बस गांधी परिवार ईमानदार है इस देश के? बिल्कुल गांधी परिवार ईमानदार है। गांधी परिवार ने देश से क्या नहीं लिया है, देश को दिया है जो दिया है। 10 साल तो जो है मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना करके रखा उन्होंने। चाहते तो क्या सोनिया गांधी नहीं बन सकती थी, प्रियंका गांधी नहीं बन सकती थी, राहुल गांधी नहीं बन सकते थे? जब राजीव गांधी की हत्या 91 में हुई थी, 91 से वो सत्ता में नहीं रह सकते थे? पीवी नरसिम्हा राव की जगह पर बन सकते थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी बन सकती थी, नहीं किया उन्होंने। उन्हें तो राजनीति से संन्यास ले ली थी। लेकिन जब देश हमारा गर्त में जाने लगा पीवी नरसिम्हा राव के जमाने से, तब लौट करके मजबूरी सोनिया गांधी ने आकर के कांग्रेस की कमान संभाली। उन्होंने तो कांग्रेस को त्याग दिया था। डूबते हुए भारत को बचाने के लिए फिर गांधी परिवार आगे आया। बिल्कुल आगे आया, और हमेशा जब तक जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक विदेशी महिला भारत में आती है शादी होकर के, उसने भारत की संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया और भारत के लिए जी रही है, मर रही है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? भारत के लोग गद्दारी कर रहे हैं भारत के साथ में, अपने यहाँ से पैसा चुरा करके नेता अधिकारियों सारी व्यापारियों को बाहर भेज दे रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। ये गद्दार भारत में ही तमाम पैदा हुए हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि अपने यहाँ से धन चुरा करके विदेश लेकर के जा रहे हैं। नीरव मोदी, मोहिल चौकसी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग हैं। सरकार क्यों नहीं पकड़ करके उनको लाती है? तो गद्दारी कहीं ना कहीं भरी पड़ी है भारत के लोगों में, और ये बहुत गलत तरीका है। और वो महिला विदेश से होकर के भारत के लिए लड़ रही है। अच्छा, ये बताइए मुफ्ती सलमान अजहरी को कब तक जमानत होने की उम्मीद है? आप भी, क्योंकि आप पंडित जी, आप भी वकील हैं। मैंने आपसे कहा कि जमानत होगी, पुनः एक और केस लाद दिया जाएगा। ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा कि किसी ना किसी तरीके से सांप्रदायिकता का विरोध हो और सांप्रदायिकता फैले यहाँ पर, जिससे राजनीति बन सके। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, जनता में क्रोध है, इसलिए वर्तमान सरकार घबराई हुई है और इस तरीके का कार्य कर रही है। ऐसे बलि के बकरे ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी जल्दी जेल से छूट जाएंगे, लेकिन पंडित जी का कहना यह है कि ऐसे बलि के बकरे ढूंढे जाएंगे जो सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको छिपाया जा सके, और इनको चुनाव के बाद में जमानत दे दी जाएगी। अब देखना होगा कि मुफ्ती साहब को चुनाव से पहले जमानत मिलती है, चुनाव के बाद मिलती है, क्योंकि एक मामले में जमानत हो चुकी है, बाकी अन्य मामले उनके ऊपर फिर दर्ज कर दिए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उनके पुराने बयान खोज कर नए मुकदमे उनके ऊपर लादे जाएंगे। अब देखना होगा कि न्यायपालिका क्या फैसला करती है। जब तक के लिए धन्यवाद।